हेलो बच्चों, आई होप आपकी जेई की तैयारी हो रही होगी जबरदस्त। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक ऐसा चैप्टर जिसका वेटेज कम से कम एक प्रॉब्लम है जेई मेंस में और एक प्रॉब्लम है नीट में। कई बार ये प्रॉब्लम हो जाती है ट्रिकी क्योंकि बच्चे ने ध्यान नहीं दिया होता है इस चैप्टर पे, बच्चा इसे ओवरलुक कर देता है। आई गारंटी यू, जब हम आज जेई मेंस 2024 से क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा सर इतना इजी क्वेश्चन था और हमने फिर भी छोड़ दिया। तो ऐसा ना करो मेरे बच्चों, 20 मिनट का टाइम दो मुझे एंड आई गारंटी यू ये प्रश्न आपका जेई हो या नीट हो गलत नहीं होगा। लेट्स स्टार्ट इट। दो बातें याद रखिए। पहली बात, पेपर और पेन लेकर के बैठो मेरी क्लास में, और दूसरी बात, अगर मजा आए तो प्लीज शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो। आगे बढ़ते हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ये चैप्टर बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत बड़े रहस्यों को अपने अंदर छुपा रखा है इसने। क्यों छुपा रखा है? क्योंकि शुरुआत होती है डिस्प्लेसमेंट करंट से। अगर आपने क्लास 12 रिसेंटली किया है, आपको याद होगा कि मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ में एक फ्लॉ ढूंढा, जहां पर उसने बोला कि भाई साहब, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम ACL यानी कि एम्पियर सर्किटल लूप ले लें तो आपका लॉ होल्ड नहीं करता, क्योंकि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपका करंट नहीं होता बट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हमें समझना है कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड को इसने लिंक कराया और कैसे इस फ्लॉ का हल मैक्सवेल ने आपको दिया। इस पर प्रश्न जरूर आता है, लेकिन क्योंकि हम इस थ्योरी पार्ट में नहीं जाएंगे, केवल समझेंगे कि प्रश्न किस पॉइंट पे आ सकता है। तो दो बातें याद रखो। जो करंट वायर में फ्लो करता है उसका नाम है कंडक्शन करंट, IC, और जो वायर कैपेसिटर के बीच में मैक्सवेल ने प्रपोज किया उस करंट का नाम याद रखिए, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट। प्लीज रिमेंबर, इन अ सर्किट एट एनी पॉइंट आउट ऑफ द टू, IC या ID में से केवल एक ही हो सकता है। मतलब प्लेट के बीच में IC नहीं होगा और वायर के ऊपर ID नहीं होगा, याद रखना है। अब आगे देखते हैं मेरे बच्चे कि इस प्रॉब्लम को, इस सिनेरियो को, कंडक्शन करंट को डिफाइन कैसे किया गया है। एक बहुत ही जोरदार फॉर्मूले से डिफाइन किया गया है। ये फॉर्मूला याद रखिए, इट इज एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt, वेयर phi क्या है मेरे बच्चे? phi A इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। प्लीज रिमेंबर, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉर्मूले पर प्रश्न आया है जेईई मेंस में, इसलिए फॉर्मूला आपको याद रखना है। मोर ओवर कुछ और बातें याद रखिए। ID का फॉर्मूला ये है और IC का फॉर्मूला बहुत ही ट्रेडिशनली dq by dt है। हम बार बार कह रहे हैं कि बाय द कंटिन्यूटी प्रिंसिपल दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर होगी और दोनों में से कोई एक ही होगा। दोनों में से कोई एक ही होगा। तो ये स्लाइड में क्या चीज याद रखने वाली है? फॉर्मूला याद रखने वाला है, और याद रखने वाला है कि IC और ID की वैल्यू मेरे बच्चे बराबर होती है। कई बार ID निकालना मुश्किल होता है, तो क्या हुआ, हम IC निकाल देंगे, जैसे जेईई 2024 में एक प्रश्न के साथ हो चुका है। चलिए प्लीज मैं हट जाता हूं, आप जरूर से इसको लिख लीजिए। ओके, नेक्स्ट मेरे बच्चे, मॉडिफाइड ACL भी याद करना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा ये होता है आपका एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसकी रिक्वायरमेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालने में होती है। और क्योंकि मैक्सवेल भाई साहब को दुश्मनी थी, उन्होंने प्रूव कर दिया कि ना बाबा ना, ये जो तुम्हारा ACL है वो कैपेसिटर के बीच में स्टेबल नहीं है, ये सॉल्युबल नहीं है, ये फ्लॉ है। तो उन्होंने प्रपोज किया कि इसके बीच में, कैपेसिटर की चार्ज प्लेट्स के बीच में एक करंट है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, और उन्होंने इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर दिया। I इंक्लोज में I डिस्प्लेसमेंट एंड IC कर दिया। मेरे बच्चे अभी याद किया हमने कि I डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला। और ये बात हमेशा याद रखनी है कि या तो IC होगा या तो ID होगा, और दोनों हैं बराबर। इंपॉर्टेंट, स्टार स्टार स्टार। अब एक जोरदार प्रश्न, एक जोरदार कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड्स लेवल पे बिल्ड कराया जाता है, जिसपे जेईई कई बार क्वेश्चन पूछता है। 2024 में जनवरी अटेम्प्ट पे इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। हमें कई बार प्रूफ करना होता है कि दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला वो CdV by dt है। बहुत सिंपल है, देखिए कैसे। आप जानते हैं ID का फॉर्मूला क्या है मेरे बच्चे? सर जी, एप्सिलॉन नॉट d phi E by dt। बेटा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है d E A by dt।
ई ए मतलब ई डॉट ए है, फॉर सिंप्लिसिटी दोनों को नॉर्मल सेम लाइन में डायरेक्शन में लेते हुए हमने इसको लिख दिया। ऑब्वियसली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का एरिया कांस्टेंट है तो एरिया बाहर आ सकता है, तो आईडी कितना हो गया, ये हो गया बेटा ई नॉट ए डी ई बाय डी टी। कुछ और फील करना ध्यान से, ई अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है और दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस मेरे बच्चे स्मॉल d है, तो हम ये भी जानते हैं कि जो E है वो क्या है, वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि वो V बाय डी है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अगर हम E को V बाय डी रखते हैं और D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो हम उसे भी बाहर निकाल सकते हैं और ID का एक जोरदार फॉर्मूला बन जाता है E नॉट A बाय डी, डी बाहर आ गया है, dV बाय dt। एक सुंदर सी वैल्यू है, हर बच्चे को पता होगी। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, जरूर होगा। तो आईडी मेरे बच्चे हो गया सी डी वी बाई डी टी। इसको याद कर लो, इसे ध्यान दे दो, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए, लेकिन इस पर क्वेश्चन जेई के अपर अटेम्प्ट में और नीट में आने के चांसेस बहुत हाई है। चलिए मैं हट जाता हूँ, प्लीज लिखते रहिए। देखो बेटा, अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा रहा है, सत्यनारायण भगवान की कथा की इसको देखते हो, विल नॉट हेल्प। पेपर बनाओ यार, 2 पेपर मैं हर एक लेक्चर में यही करवा रहा हूँ आपसे, आपको पेपर बनवा रहा हूँ, उन पेपर में इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज लिखवा रहा हूँ और उस पर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। और अगर आपको मजा आ रहा है तो भाई साहब पेपर बनाते रहो, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट। अब बेटा यहाँ पर ये जो 4 इक्वेशंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस होती हैं, इन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशंस भी कहते हैं। ऑब्वियसली ये इक्वेशन सारी मैक्सवेल ने नहीं निकाली थी, एक निकाली थी, लेकिन भाई साहब ने एक पूरा का पूरा सिनेरियो, एक पूरा का पूरा यूनिवर्स क्रिएट कर दिया है, जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन में बांट दिया गया है। सबसे पहली गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सब बच्चों को पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स that is E dot dA is equal to enclosed charge upon epsilon naught। सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है, होना चाहिए मतलब। देन आता है बेटा इंपॉर्टेंट, that is enclosed B dot dA। ये क्या है? ये है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये क्या है? क्लोज लूप से। तो बेटा याद रखो, अगर हमने एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और भाई साहब इनको बोला तुम एक काम करो सर जी, क्या एक क्लोज लूप में बांध दिया, और आपसे बोला इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। तो मान लो नॉर्थ पोल से निकलती हैं 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेट्स से एग्जांपल के तौर पर। तो बेटा साउथ पोल पर पक्की बात है कि वो 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घूम फिर करके यहां पहुंचनी है, यानी कि नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। हमेशा क्लोज सरफेस के अबाउट एक मैग्नेट या एक मैग्नेटिक बार मैग्नेट के अराउंड कभी भी यू विल नेवर हैव अ नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी वैल्यू 0 होनी है। और इस 0 की वजह से हम बोल सकते हैं कि मोनोपोल्स नहीं होते, मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, बेटा ऐसा देखा भी गया है कि ना आप एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल बना सकते हो, ना एक आइसोलेटेड साउथ पोल को इकट्ठा कर सकते हो। ऑब्वियसली पढ़ने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आता है फैराडेज लॉ, जोरदार लॉ, बिना ऐसे जिंदगी में मजा नहीं आता। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, वेयर डी फाई बाई डी टी इज मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, अगर पता है आपको, तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? इस माइनस साइन का एक लॉ है, उस लॉ का नाम कमेंट में बताओ कि आखिर इस जो बहुत ही फेमस फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई है, उसमें ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कमेंट में बताइए प्लीज। आइए आगे देखते हैं। एसीएल हमने अभी पढ़ा कि भाई साहब लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, ये हमारा पता होना चाहिए, ये हमारा एसीएल था। ये हो गया बेटा म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी कर दो, चलो आई सी प्लस आई डी कर दो। लेकिन जब लिख रहे हो अच्छा, तो क्यों ना फॉर्मूला पूरा लिखो, आई सी को आई सी लिखो और आई डी को लिखो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। इंपॉर्टेंट है, फाई ई लिखो। एक ऐसा फॉर्मूला जिसने मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिंक कर दिया है, इसीलिए मैक्सवेल्स रिलेशन वो नींव रखता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कहानी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लीज लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों है, क्यों बार बार कह रहा हूं, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे जेईई मेंस के, आप देखिएगा बहुत सारे प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं इसके। नेक्स्ट लिख लिया होगा आई होप।
देन हम आते हैं सीधे सीधे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कुछ खास बातों में, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज रिक्वायरमेंट नहीं होती है। याद रखो बेटा, एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। अगर एक चार्ज पार्टिकल मूविंग है विथ कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी तो वो पैदा करता है मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करने लगे तो भाई साहब पैदा करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या आपने कभी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हुए देखा है? अगर देखा है तो कमेंट कीजिएगा कब देख लिया आपने, ठीक है। बहुत बढ़िया। एक बहुत इंपॉर्टेंट वेव्स कभी आपने कराया होगा, इसको बोलते हैं एक्सरेज। तो क्या आपने एक्सरेज देखी हैं? केवल यस और नो में आंसर कीजिएगा। क्या आपने एक्सरेज देखी हैं? सोच के। फिर आता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो प्रोपोगेट करती हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन से। एक बहुत ही फेमस डांस कई सारी फैकल्टीज दिखा चुकी हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ करंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई एक्सिस पे है, मैग्नेटिक फील्ड अगर कहां पर है, मैग्नेटिक फील्ड अगर जेड एक्सिस पे है तो एक्स एक्सिस पर उस कौन होगा, प्रोपगेशन ऑफ द ईएम वेव्स। यानी याद रखेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, ये y मान लेते हैं, ये z मान लेते हैं, तो स्पीड हमेशा आगे यानी x डायरेक्शन में होगी। यानी ये तीनों हमेशा ऑर्थोगोनल होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। रादर ये भी याद रखो, अभी लिखवा रखा है मैंने कि डायरेक्शन ऑफ वेव इज अक्रॉस द ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। प्लीज रिमेंबर, डायरेक्शन देता है, क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसे याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ध्यान दीजिए, मैंने जैसा बोला क्योंकि स्पीड यानी जो भी एम वेव्स की वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड आपस में हमेशा परपेंडिकुलर है, इसीलिए कई बार ईएम वेव्स को ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना जाता है, इवन दो इट इज नॉट हैविंग एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियम ऑक्सीलेशन। ठीक है, छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। क्या सर जी, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तभी ईएम वेव बनेंगी? क्या जी, ईएम वेव्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगी और जो स्पीड होगी वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और लास्ट में याद रखिए क्योंकि ये परपेंडिकुलर का खेल चल रहा है इसीलिए ट्रांसवर्स वेव के नाम से जाना जाता है। अब आइए नीट वालों बच्चों, मेरे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस पर पक्का क्वेश्चन आएगा आपका। हम जानते हैं ई बी और सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली है मतलब वो समझ में आना चाहिए। ये भी याद रखो कि जो E है और जो B है वो परपेंडिकुलर तो ही है, साथ में फेज में, यानी जो भी साइन और कॉस का एंगल होगा दोनों में सेम होगा। और क्योंकि वो सेम फेज में है तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा होगा वहीं मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा होगा, जहां मैग्नेटिक फील्ड का मिनिमा होगा वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मिनिमा होगा। ये याद रखो, ये हमेशा फेज में रहते हैं। मोरओवर, जो मैंने आपको बताया, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव्स हमेशा ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में रहती है। हाथ घुमाओ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ और जान जाओ। ये भी याद रखें, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट बहुत बार इंपॉर्टेंट लिख दीजिए भाई साहब। ई और बी परपेंडिकुलर हैं लेकिन दोनों इक्वल एनर्जी सस्टेन कैप्चर करती हैं। सिस्टम की ईएम वेव की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पास और मैग्नेटिक फील्ड के पास बराबर है, यानी नेट दोनों का सम होगी और किसी भी एक की डबल होगी। याद रखिए प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस जबरदस्त हैं भाई साहब। आइए फिर शुरू होती है मेन कहानी, जोरदार कहानी, बकवास कहानी। ध्यान दीजिए कैसे। मान लीजिए एक इक्वेशन लिखी जाती है आपके सामने, हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कई बार ये ई वाई लिखा रहता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स आर इन दी वाई डायरेक्शन। और अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखी आती है तो बड़े सुंदर तरीके से लिखी जाती है, ये हो गई ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर साथ में मैंने लिख दिया जे कैप। जे कैप डिफाइन कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स कहां पर हैं, हाँ जी वाई डायरेक्शन में हैं। अब याद करो बेटा, याद रखो, मतलब यहां देखो ये बहुत स्टैंडर्ड वेव की इक्वेशन है। जो ओमेगा टी तो आ ही गया, जो एक्स है वो डिफाइन करता है कि वेव
is moving in पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब समझना ऐसे पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा जब ये बीच में नेगेटिव साइन होता है तो x पॉजिटिव में ट्रेवल करती है, और बीच में अगर पॉजिटिव साइन होता है तो x नेगेटिव x एक्सिस में या y एक्सिस में ट्रेवल करती है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी वेरिएबल यहां होता है। बहुत बढ़िया। बिफोर आई गो अहेड, मैं बच्चों से चाहता हूं कि आप बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड जो वेक्टर होंगे बी क्या होगा, बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा? x में स्पीड है, y में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कौन होगा? यस मेरे बच्चे, z डायरेक्शन में मिलेगी मुझे मैग्नेटिक फील्ड, और b नॉट साइन फेज पूरा सेम है, तो जो भी होगा पूरा का पूरा लिखो, k कैप लिख दो, काम खत्म। चेक भी कर लो, j क्रॉस k आगे, j क्रॉस k आगे, j क्रॉस k इज इन दी x डायरेक्शन, तो यू कैन अंडरस्टैंड, रिमेंबर कि जो c वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो हमेशा e क्रॉस b पर मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर वी गो हेड कुछ और बातें याद रखिए। ओमेगा होता है बेटा 2 पाई बाई टी, या हम इसे 2 पाई एफ भी कहते हैं। के ऑल्सो नोन एज वेव नंबर, ये होता है 2 पाई बाय लैम्डा। जरूरत पड़ती है, आता है अब जरूर, इस पर आना ही आपको चाहिए, छाप लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो कि आपको याद रखनी चाहिए कि जो c है, c मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की अगर बात कर रहे हैं यहां पर, तो वो हमेशा द रेशियो ऑफ ई नॉट बाय बी नॉट रहता है। याद रखें, प्लीज याद रखें, इस पर भी आपको प्रश्न मिलेगा, और एट द एंड ऑफ द क्लास, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको फॉर्मूला शीट बना करके उसे याद करके ही क्वेश्चन आगे बढ़ने हैं। प्लीज देखिए, जब हम बात करते हैं यहां पर ही, तो दो बड़े जोरदार फॉर्मूले बनते हैं। क्या जी? c का एक फॉर्मूला डिराइव होकर के आता है, c इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट एंड ई नॉट, दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस बाय अंडर रूट है। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। नीट वाले बच्चों, कई बार एक क्वेश्चन आया हुआ है, बताइए what is the dimension of एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट? फर्जी क्वेश्चन है, मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं स्पेशली उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं। बताइएगा कि इसका डायमेंशन क्या होगा। चलिए, अगर मीडियम वैक्यूम ना हो तो ऑब्वियसली स्पीड किसी मीडियम की आ जाएगी, और जिस मीडियम की स्पीड आएगी परमिटिविटी उस मीडियम की आएगी, और परमिएबिलिटी भी उसी मीडियम की आएगी। कुछ और बातें याद रखिएगा, जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है, रिलेटिव परमिएबिलिटी या रिलेटिव परमिटिविटी है, परमिटिविटी की बात कर रहे हैं, होती है ई नॉट बाय ई एम। क्या होती है? ई नॉट बाय ई एम या ई एम बाय ई नॉट। चलो यहीं पर बात करते हैं। जब हम बोलते हैं ना ई एम बोला गया है बेटा, ई एम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, तो आप याद रखेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि हमें कई बार रिलेटिव दिया रहता है। हमारे लिए जो पूरा खेल है वो रिलेटिव का रहता है। प्लीज याद रखिए कैसे। हमेशा याद रखो बेटा कि जो ER होता है, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, वो क्या है प्लीज याद रखना है, कुछ और नहीं है बेटा, वो उस मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी। प्लीज याद रखिए, और इसी को हम कई बार डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। जब हम बात करते हैं इसी तरीके से म्यू आर, तो वो होता है बेटा म्यू एम बाय म्यू नॉट। थोड़ा फील कीजिए, अगर ये वैल्यूज को उठा करके हम यहां रख दें तो व्हाट इज वी एम कमिंग आउट टू बी? वी एम आ गया बेटा 1 बाय अंडर रूट। ई एम कितना है बच्चे? ई एम हो गया ई नॉट ई आर, और वी एम हो गया म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है, बढ़िया है। सुनो, what is 1 by E naught V naught? What is 1 by under root E naught V naught? That is C. तो ये हो गया C by under root of mu m E mu r E r mu r E r star 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 star। इंपॉर्टेंट है भाई साहब, फॉर्मूला बहुत बार पूछा आ चुका है, आपको ये सिनारियो याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए सर? सर जी हमें ये याद भी होना चाहिए जो यहाँ लिखा है, इसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, कंफ्यूजन मत रखिए, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके साथ हम मेजर कहानियों को समझ चुके हैं। एक और कहानी भी समझ लेते हैं, इसको छाप लिया होगा आपने, कहानी देखिए अगली क्या है।
बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, कई बार जेई मेंस नीट पूछते हैं कि बताओ एवरेज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है भाई। तो प्लीज याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, जो एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो याद रखो बेटा, वो होती है 1/4 टाइम्स ई नॉट ई स्क्वायर। मैं बताऊंगा इसके बहुत अच्छे तरीके से कैसे याद करते हैं। दूसरी बात, जो एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो बेटा क्या होती है, वो होती है 1/4 बी नॉट का स्क्वायर बाय म्यू नॉट। ये याद रखो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप सी का फॉर्मूला यूज करें, यहां पर सी का फॉर्मूला अगर आप यूज करें तो आप जानते हैं 1/√ऑफ म्यू नॉट ई नॉट है। तो समझो, ध्यान दो, याद रखो, क्या चीज याद रखो कि ये हमेशा बराबर होते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा बराबर होंगे। आप याद रखिए, प्लीज याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं कर रहा इस चैप्टर में, इस पर मस्त क्वेश्चन आता है। अगर मैं टोटल एवरेज डेंसिटी की बात कर लूं तो ये हो जाएगी म्यू ई एवरेज प्लस म्यू बी, म्यू नहीं, बेसिकली यू छोटा यू होता है, यू बी एवरेज, तो ये आ जाएगी 1/4 पाई ई नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/4 बी नॉट स्क्वायर बाय म्यू नॉट। और क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आई कैन से इट इज 2 टाइम्स ऑफ यू ई एवरेज, और यू कैन से इट इज 2 टाइम्स ऑफ यू बी एवरेज। हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, ये आ गया हाफ ई नॉट ई स्क्वायर, हाफ ई नॉट ई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, इसे याद रखिए टोटल। और आपने कई बार पढ़ा होगा तो एनर्जी स्टोर्ड इन द एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर, ये होती है ना? हाँ सर होती है, और इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए आपको याद करना भी आसान हो जाता है। सब कुछ लिखा है, फटाफट छाप लीजिए, फिर हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बेटा वो आता है इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। पहले समझो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है। इंटेंसिटी और कुछ नहीं, इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। क्या है बेटा? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर पूछूं एसआई यूनिट क्या है तो आप कर लेंगे बहुत आसानी से। एनर्जी का जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर, टाइम का सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो पावर पर यूनिट एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी, इंटेंसिटी। स्टार 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 इंटेंसिटी, इंटेंसिटी आई इज स्केलर। और बेटा फॉर ईएम वेव हमें ये फॉर्मूला याद करना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है इस पर, इस साल भी इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। ध्यान देंगे, कुछ गिर गया भाई साहब, कुछ तो गिरा है, अब क्या गिरा है मिल नहीं रहा है, देखते हैं बाद में क्या गिरा है, चलो देखेंगे। तो ईएम वेव्स की बात की गई, तो ईएम वेव्स क्या है? ईएम वेव्स के लिए एनर्जी का इंटेंसिटी का फॉर्मूला है बेटा हाफ ई नॉट ई का स्क्वायर। सर ये क्या है? सर जी एनर्जी डेंसिटी है, वेरी गुड, और इनटू द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज द इंटेंसिटी का फॉर्मूला। इसे याद रखिए, मजा नहीं तो आएगा नहीं, प्लीज छाप लीजिए। दिस इज योर एनर्जी का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला, और इसकी यूनिट भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मोरओवर एक बात और समझना बेटा, कई बार क्या होता है ना, कई बार इंटेंसिटी को पॉइंटिंग वेक्टर की डायरेक्शन से बताया जाता है। एक वेक्टर डिफाइन किया गया, पॉइंटिंग वेक्टर, एस वेक्टर। ये एस वेक्टर का जो कुछ और नहीं, इंटेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है और जो एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। पॉइंटिंग वेक्टर इज बेसिकली आइडेंटिफाइड एज द डायरेक्शन, वो वेक्टर जो डायरेक्ट करता है द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी इन ईएम वेव। याद रखिए, पॉइंटिंग वेक्टर आसान है, याद करना भी आसान है, मैं लिख भी दे रहा हूं, पॉइंटिंग वेक्टर, पॉइंटिंग वेक्टर याद कर लो बेटा। इसके ऊपर क्वेश्चन अभी तक तो आया नहीं, लेकिन आ सकता है। आई थिंक इसके बाद हमारे प्रॉब्लम्स हैं, यस प्रॉब्लम्स हैं। उसके पहले बिफोर आई गो अहेड, तो सारे फॉर्मूले एकदम मस्त तरीके से आने चाहिए। तो एक काम करिए, याद रखिए, सारे फॉर्मूले लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। सारे फॉर्मूले स्टार्टिंग फ्रॉम शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या था? What was the formula for displacement current? चलिए अगर आप लिख पा रहे हैं साथ साथ तो मजा आ गया है। ये होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय डी टी, और इसका एक और फॉर्मूला सर ने सिखाया सी डी वी बाय डी टी। फॉर्मूला नंबर 1 जोरदार,
बाकी 4 जो फॉर्मूले हैं मैं उनको नहीं लिख रहा हूँ, बहुत बकवास हैं। गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला गॉस लॉ, फिर मैग्नेटिज्म वाला गॉस लॉ, फिर फैराडेज लॉ, फिर आपका मैक्सवेल्स लॉ, सारे याद है आपको। फिर जो आपको याद होना चाहिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशंस याद होनी चाहिए, जो कि ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर ये वाई डायरेक्शन में है तो यहाँ पर जे कैप आएगा मेरे बच्चे वेक्टर के साथ। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे आएगा बी जेड, और ये हो गया भैया जी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आपका हो गया के कैप। याद रखो एक्स मतलब जहां पर भी स्पीड ऑफ लाइट है, जिस डायरेक्शन में वेव की स्पीड है। ये भी याद रखो कि ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव। क्या कहता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेव। और ये भी याद रखो कि ओमेगा टी और अगर एक्स, टी का और एक्स का कोफिशिएंट अगर ऑपोजिट हुआ तो वेव पॉजिटिव एक्स में ट्रेवल करती है। टी का और एक्स का जो अगर कोफिशिएंट सेम साइन का हुआ तो वो नेगेटिव एक्स में ट्रेवल करती है, याद रखिए। फिर जो बातें आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है ई नॉट बाय बी नॉट की वैल्यू सी के बराबर होती है। फिर आपको याद रखना है सी का फॉर्मूला 1 बाय अंडर रूट म्यू नॉट ई नॉट होता है। आपको याद रखना है वी एम का फॉर्मूला 1 बाय अंडर रूट म्यू एम ई एम होता है। फिर आपको याद रखना है ये सी बाय अंडर रूट ऑफ म्यू आर ई आर होता है। ई आर को कई बार के से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फिर आपको याद रखना है एवरेज एनर्जी डेंसिटी के बारे में। आपको एनर्जी डेंसिटी आनी चाहिए किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज भी आनी चाहिए, और आपको आनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की एवरेज, दोनों बराबर होती है 1/4 ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 बी नॉट म्यू नॉट का, ये खत्म। ये भी याद रखो कि टोटल क्या होती है, ऑब्वियसली टोटल क्या हो जाएगी, म्यू टोटल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू यू ई ट्वाइस यू ई या ट्वाइस यू पी। सिंपल है। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज 7वां, इंटेंसिटी का फॉर्मूला एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ ई नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन बोलता हूं यार मैं ई नॉट को, इनटू सी, ये इंपॉर्टेंट है। ये याद रखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। पॉइंट चार्ज अगर पॉइंट सोर्स होता है, अगर पॉइंट सोर्स है बेटा और यहां पर कहीं इंटेंसिटी निकाल रहे हो, ये सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर पॉइंट सोर्स है तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, और अगर लाइन सोर्स है जहां की इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r वेयर r इज द दूरी, r इज द दूरी। तो भैया जी छाप लीजिए, सब कुछ है इस स्क्रीन पर, सब कुछ आना चाहिए। बिफोर आई गो हेड क्वेश्चंस के साथ मैं आपसे एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं मेरे बच्चे, एनसीईआरटी उठाओ, टेबल पर ध्यान दो, टेबल को सही से पढ़ लो, स्पेशली जो मेरे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हेलो हाँ, तो प्रश्नों को देखते हैं। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। आइए जेईई मेंस 2024 का प्रश्न देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सो एंड सो है, इसे कनेक्ट किया गया है 230 वोल्ट एसी सप्लाई से। भैया जी अंडरलाइन करेंगे, एसी सप्लाई से, विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना। तो भैया एसी सप्लाई यानी ईआरएमएस दे रखा है, आप याद रखिए एसी सप्लाई दे रखा है तो ईआरएमएस ही होगा 230 वोल्ट। ठीक है, आपसे पूछा गया है द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट कितना हो। कंडक्शन करंट पूछा गया है एंड डिस्प्लेसमेंट करंट भी पूछ दिया गया है। तो भैया जितना होगा कंडक्शन उतना होगा डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पढ़ रखा है बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब तुम देखो वो सारे ऑप्शन ही सही होंगे जिनमें वैल्यूज बराबर हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो सकता है, वैल्यूज बराबर हैं, ये सही नहीं हो सकता, ये सही नहीं हो सकता, और ये सही हो सकता है। तो ऑब्वियसली पहले और चौथे ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो भैया कंडक्शन करंट निकाल लो ना, दैट इज द करंट थ्रू अ कैपेसिटर। अगर कैपेसिटर के थ्रू करंट निकाला जाए और एसी वोल्टेज है तो IRMS की वैल्यू हो जाएगी, IRMS की वैल्यू हो जाएगी ERMS बाय XC। XC होता है आप सब जानते हैं ERMS बाय 1/ωc। तो ये हो गया ओमेगा सी ERMS। वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो, वैल्यू रख दो, आंसर निकाल लो। तो IRMS कितना हो गया, ओमेगा 300, C 200 पिको अंकल है 10⁻⁻12। ERMS कितना दे रखा है 230। इसे सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा।
तो 2 तो 4 1 5, 5 तो गया, 12 में से 5 गया तो 7 बचा, तो 10 की पावर -7, 2 3 या 6 इंटू 23, तो 23 इंटू 6 ये हो गया 6 18 8 1 138, तो 138 इंटू 10 की पावर -7 एम्पियर। ठीक है, अब देखो माइक्रो कर लो ना इसको, 0.1 यहां ले आओ, तो 13.8 इंटू 10 की पावर -6, यानी कि आई कैन से इट इज 1 माइक्रो एम्पियर। तो भैया चौथा आंसर सही है, इजी है। अब देख बेटा, था ये ईएम वेव्स का क्वेश्चन और हुआ कहां से, ऑल्टरनेटिंग करंट के चैप्टर से। अगला वीडियो जल्दी आने वाला है, एसी वाला भी, ध्यान देना। तो भाई साहब याद रखोगे कैसे यहां तक पहुंचोगे, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके ऐप डाउनलोड करो, ऐप में मुझे कमेंट करो, सर जी पूरा 12th का सेक्शन दे दो हमें, तो मैं पूरा 12th का सेक्शन अगले जेई तक के लिए फ्री कर दूंगा अगर आप रिक्वायरमेंट है तो। ध्यान दीजिए आगे, अगला क्वेश्चन हलुआ। अ 9th क्लास स्टूडेंट कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कैसे, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईएम वेव दे रखी है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 60 इंटू 10 की पावर 6 मेगाहर्ट्ज, ट्रेवल्स अलॉन्ग इन एयर, तो स्पीड क्या हो गई, एयर में स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 है। जेड डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, चलो में आने दो। आपसे पूछा गया है वेवलेंथ कितनी है, लैम्डा आखिर कितना है, लैम्डा आखिर कितना है, छी क्वेश्चन है। C इज इक्वल टू लैम्डा एफ, तो लैम्डा इज इक्वल टू C/F। सॉल्व करो और ऑप्शन में बताओ आंसर क्या है इसके, इन चारों में से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन में आंसर क्या है, सॉल्व करके बताइए प्लीज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई विल नॉट डू दिस, अगर आपको गलत आता है तो बताना मुझे। 60 है, 3 है, 60/3 60 है, और सॉरी 3/60, 1/2 1/5 5 आएगा आंसर, देख लो करके, फिर भी ट्राई करो, सही होना चाहिए। फिर आगे आते हैं, अब आया जोरदार प्रश्न भाई साहब, मस्त प्रश्न। सुनो क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ईएम वेव की इक्वेशन दे रखी है। ईएम वेव की इक्वेशन देख के मुझे ये बताओ मेरे बच्चे कि इक्वेशन, ये वेव किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, एक्स में, वाई में कि जेड में। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, डायरेक्शन पूछा गया, मैंने पूछा है, इन्होंने पूछा है इंटेंसिटी बताओ। अब अगर आपको फॉर्मूला आता है तो मजेदार बात है, और नहीं आता तो गए जय श्री राम, 4 नंबर चूल्हे में। फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला सिखाया रखा है मैंने, एनर्जी इनटू सी, ये करना है बस। हाफ एप्सिलॉन, वो भी वैल्यू दे रखी है, याद करने की जरूरत ही नहीं, 8.85 10 की पावर -12, ई नॉट यानी 200 का 400, तो 4 10 की पावर 4, ठीक है, और सी 3 इंटू 10 की पावर 8। अब इसे सॉल्व करना है, देखिए 4 8, 12 ने 12 को मार दिया, 2 ने 2 को मार दिया, तो 6, 8.85 इंटू 3, 48 के अगल बगल, 48 के अगल बगल तो 53 है, ये आंसर है 53.1। देख लीजिए आप, बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। अब ये छोड़ के नहीं आना भाई साहब, और अगर आप सच में जेईई में ये क्वेश्चन छोड़ के आए थे जनवरी में तो कमेंट करना, बोलना सर इतना इजी क्वेश्चन हमने 4 मार्क्स गवा दिए। लेकिन आप प्लीज कमेंट करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ मेरे बच्चों को कुछ जबरदस्त सिखाया हुआ है, ठीक है। आइए, अब ये क्यों बोल रहा था चिल्ला 4 इक्वेशन याद कर लो, या इसलिए बोल रहा था 2024 में 2 क्वेश्चन आए अलग अलग सेशंस में, ये पहला क्वेश्चन है। भाई साहब इधर देखो, बताओ मुझे ये कौन सी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है, गॉस लॉ नहीं है, गॉस लॉ नहीं है, नहीं, अरे एसीएल है, तो ए का 4 हो गया, ए का 4 कौन सा है, 1 और 3 ऑप्शन है, ए का 4 1 और 3 ऑप्शन है। अब बी का चेक कर लो, सेम आंसर आ जाएगा। बी क्या है, अरे सर देखते देखते ई डॉट डी एल इज d∅b/dt। अब ये सर ये क्या है सर, ये तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, पढ़ाया भी नहीं क्या है। व्हाट इज ई डॉट डी एल, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिक्कत कर सकता है आपको, तो एक काम करो ना, इसको छोड़ दो, कुछ और चेक कर लो, मैं इस पर भी आता हूं आपको। ई डॉट डी ए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला Q/E0 होता है, यानी कि C का गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ए भैया लो, तो C का 1, अब C का 3 तो नहीं हो सकता, C का 1 है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ये याद रखिए। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये फेरेडेज लॉ को लिखने का तरीका हो जाता है। ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल का जो प्रोडक्ट है वही तो ईएमएफ है। ई डॉट डी एल इज ईएमएफ ओनली, ई बराबर माइनस डी बाई डी टी, ई बराबर माइनस डी बाई डी एक्स, तो ई डॉट डी एक्स तो ही तो इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ये क्या है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, याद रखिए, इंड्यूस्ड, इंपॉर्टेंट। थर्ड, बकवास।
नेक्स्ट अगला देखो, डरने का नहीं, बकवास सब कुछ एकदम छीची क्वेश्चन आ रहे हैं। कॉस, सारे कॉस है, जिंदगी मस्त है। ओमेगा टी माइनस जेड, तो ओमेगा टी माइनस जेड मतलब फेस चेंज नहीं होता ई और बी का, तो ओमेगा टी माइनस जेड सही है, ये दोनों कल कट गए, बस इतना ही है। यानी इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों को इतना पता होना चाहिए था कि ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी, तो बी नॉट इज ई नॉट बाय सी, खत्म है ना। बकवास क्वेश्चन, तो क्या नहीं 20 मिनटों में आपका सारा खेल खत्म हो गया है। आपको ईएम वेव का क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर संभाल रखो, रिविजन में काम आएगा। अगला देखो, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, देखा देखा क्वेश्चन है, आप खुद ही कमेंट करके मुझे आंसर बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसको खुद ही कमेंट करना है भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हुए फिर क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, ध्यान देना। एक प्लेन ईएम वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। अब यू टोटल इज ट्वाइस ऑफ यू ई, और भैया जी 2 × 1/4, अभी क्यों लिख रहे हो बकवास, आपको याद है मेरे बच्चों को, हाफ ई नॉट का स्क्वायर। सॉल्व कर लो, सिंपल क्वेश्चन है, और आंसर प्लीज कमेंट में डालो कि इसका भी आंसर हमने निकाल लिया। इजी, वेरी इजी। सर फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, इसकी जरूरत नहीं है, दे रखी है बस। तो ये समझो, इसकी वैल्यू फ्रीक्वेंसी देख के बच्चा डर जाएगा, सोचेगा क्या करना है क्या करना है क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना यार, ई नॉट दे रखा है, एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, मल्टीप्लाई करो, एनर्जी डेंसिटी आ गई, खत्म। मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ, यहाँ पर डबल का अंतर आ रहा है, डबल डबल डबल, तो सॉल्व करते समय फॉर्मूला गलत, तो जय श्री राम हो गया। टोटल पूछा है तो 1/4 नहीं होगा, 1/2 होगा, इंपॉर्टेंट। आई होप ये लेक्चर आपको मजेदार लगा होगा, इजी भी लगा होगा, और अगर आपको मजा आया है भाई साहब, तो जाते आते कमेंट करके जाओ कि सर मजा आया है, अगले वीडियो की रिक्वायरमेंट बताओ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर मुझे रे ऑप्टिक्स का लेक्चर लाना है, मैं लाऊंगा बेटा, रे ऑप्टिक्स का लेक्चर एकदम सही टाइम पे आएगा, परेशान मत होइए। वेव ऑप्टिक्स आ चुका है, ईएम वेव आ चुका है, अब आप रेडी हैं रे ऑप्टिक्स के लिए, लेकिन वो समय के साथ आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर्स 11th के उठाऊंगा जो हाई वेटेज हैं और जिनमें लगेगा मेहनत कम। तो मेरे बच्चों प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तुम फोड़ोगे, ये मेरा दिल की आवाज़ है, और आई एम ऑलवेज विद यू। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो तभी फोड़ पाओगे, ये मेरा टेक अवे है आपके लिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।